जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद के 141वें जयंती के अवसर पर हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, जिन्हें मैं दुनिया का बेहतरीन अदाकार मानता हूं। वो जितने अच्छे अदाकार हैं उतने अच्छे कलमकार भी हैं, यानी उतने अच्छे लेखक भी हैं। अगर आपने उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में, हिंदी और उर्दू में इसका उन्वान है एक बार फिर और फिर एक दिन, माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूं, और फिर एक दिन। अगर आप उसे पढ़ें तो आप उनके कलम के जादू के मद्दाह बन जाएंगे, फैन हो जाएंगे। इसके अलावा नसीर साहब और कथा कथन में जो दोस्ती है वो इसलिए है कि उन्हें भी अदब से, साहित्य से बेहद लगाव है। जैसे कि उनको नाटक से, रंगमंच से बेइंतहा इश्क है, प्रेम है। नाटक, रंगमंच उनकी रगों में खून बनकर दौड़ता है। ये खुद उन्होंने एक बार मुझसे कहा था एक इंटरव्यू में। नसीर साहब कथा कथन का हिस्सा बन गए। जब भी हम उन्हें आवाज देते हैं वो मुस्कुराते हुए कथा कथन में चले आते हैं। हम बहुत ममनून और मुतशक्किर हैं नसीर साहब के। हमारे साथ हैं विशाल भारद्वाज जी। विशाल भारद्वाज जी को मैं बता रहा था कि उनसे बात करते हुए मुझे उनके सारे गाने याद आ रहे हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले से लेकर लागा नमक इश्क का, या फिर दिल तो बच्चा है जी। फिल्में याद आ रही हैं, मकड़ी, मकबूल से होते हुए हैदर तक, और भी ज्यादा हैं। बट मेरी जो सबसे पसंदीदा फिल्म है विशाल जी की, वो है मटरू की बिजली का मन डोला। और मैं कह चुका हूं कई बार कि मटरू की बिजली का मन डोला मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है उनकी। विशाल जी भी अदब के आशिक है, साहित्य के प्रेमी है। अब लोग कभी कभार गालिब से सरगोशियां कर लेते हैं, कभी कभी मंटो और प्रेमचंद के साथ सर जोड़ के बैठ जाते हैं। तो विशाल जी भी आज साथ हैं हमारे, क्योंकि उन्हें भी अदब से इश्क है, साहित्य से प्रेम है। हमारे साथ हैं जनाब विवान शाह साहब। अदाकार हैं, फनकार हैं, और जवान फनकार हैं, उभरते हुए फनकार हैं, अदाकार हैं। मेरी दुआ है कि वो भी खूब तरक्की करें और अदाकारी के मैदान में बुलंदियों को छुए। अभी इला ने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद जदीद उर्दू अफसानों के साथ साथ हिंदी लघु कथाओं के भी बानी हैं, जन्मदाता हैं। कहानियां, जादू, तिल्स्म, शहजादों, राजकुमारियों, राजा राजाओं, शहंशाहों से निकलकर बारे में सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के। उनके उपन्यास के बारे में लोग जानते हैं, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं वो। एक और सिन्फ है उर्दू में जिसको अफसानचा कहते हैं। अफसानचा बहुत छोटी सी कहानी होती है जो आज बहुत ज्यादा मकबूल आम है। लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया लोगों में, क्योंकि आजकल लोगों का
अटेंशन स्पैन 2 मिनट 3 मिनट का रह गया है। ये मानते हैं कि अफसानचों का सिलसिला सादत हसन मंटो से शुरू हुआ, लेकिन दरअसल ये सिलसिला शुरू हुआ मुंशी प्रेमचंद से। और इसको साबित करने के लिए विशाल भारद्वाज जी आज आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का अफसानचा बंद दरवाजा। तो सुनिए मुंशी प्रेमचंद का अफसानचा बंद दरवाजा विशाल भारद्वाज जी से। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, उसके पहले जो लोगों ने अपने वीडियो ऑन रखे हैं उनको मीटिंग से हटा दिया जाएगा। वीडियोस और अपने ऑडियो प्लीज म्यूट पर रखिए। जी विशाल जी। जी। आफताब उफक की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही मासूमियत, वही सुर्खी, वही खुमार, वही जिया। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका, मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वो मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गईं। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर दस्त दराजी की। मैंने गोद से उतार दिया। वो मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में ना गया। दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए ये तफरीक का नया सामान था। वो उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब ये परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। मायूस बच्चा रोने लगा, मगर अंदर दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाजा खुला हुआ था। गर्म हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा इश्तियाक से खिल उठा। ख्वांचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ इल्तिजा की नजरों से देखा, पर जूं जूं ख्वांचे वाला दूर होता गया, निगाहे इल्तिजा एहतिजाज यानी कि प्रोटेस्ट में तब्दील होती गई। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और ख्वांचे वाला नजरों से गायब हो गया, तो एहतिजाज ने फरियाद की सूरत इख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीजें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैंने आइंदा एहतियात के ख्याल से और भी अकड़ कर ली। कह नहीं सकता कि बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की जरूरत समझी या नहीं। आम बच्चे ऐसी मुश्किलों के मौके पर अपनी माँ से अपील करते हैं। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने दिल बहलाने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को कायनात की दौलत मिल गई। उसके दिमाग के सारे पुर्जे इस नए राज को हल करने में जुट गए। दफतन दरवाजा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसका वो शौक अचानक उड़नछू हो गया। उसने फाउंटेन पेन फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। बहुत खूब विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बंद दरवाजा ये अफसानचा पहली बार किताबी सूरत में 1930 में मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए प्रेम चालीसी दुवम में शाये हुआ था। इससे पहले किसी और रिसाले में इसके शाये होने का कोई इल्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने अपने एक अफसाने चौगान हस्ती में कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, कि मजहब को तौलने के लिए अकल उतनी ही बेकार है जितना बैगन को तोलने के लिए सुनार का कांटा। या तो मजहब की रोशनी इतनी तेज है कि अकल की आंखें चुंधिया जाती हैं, या फिर इसमें ऐसी जबरदस्त तारीकी है कि अकल को कुछ नजर ही नहीं आता। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगली कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें एक मजहब खास का जिक्र आएगा। कहानी का उन्वान है ईदगाह।
जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मुंशी प्रेमचंद की वजह से कहानियां तिल्स्म, जादू, शहजादों, शहजादियों, राजा राजाओं से निकलकर आम आदमियों तक पहुंची और मुंशी प्रेमचंद ने उस तख्त पर राजा राजाओं, राजकुमार राजकुमारियों को हटाकर हामिद जैसे मुफलिस नादार बच्चे को बिठाया। तो सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जो मेरे साथ सुना रहे हैं इला जोशी, यशश्री दाभोलकर, माधवी गनपुले, प्रतिमा सिन्हा और वल्लभ भिंगाडे। ये कहानी पहली बार 1933 में उर्दू के रिसाले इस्मत के एनुअल नंबर में शाये हुई थी, यानी प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इसके कहीं और शाये होने या प्रकाशित होने का कोई इल्म नहीं है। तो सुनिए अफसाना ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम, दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए, उसे तेल और पानी से नरम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बहनों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्तेदारों वालों से वगैरह से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवइयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारूर का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयां और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजे की नजर हो गया था और मां ना जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि बीमारी क्या है। कहती किससे और क्या कहती, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब ना सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए खामोश हैं। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा सियाह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगी, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, आगर और समी कहां से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया अपनी मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उसे पामाल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा, बिल्कुल न डरना। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, मैं उसे तन्हा न जाने दूंगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा तो पाँव में छाले न पड़ जाएंगे। अगर वो चली जाए तो यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवइयां पकाने बैठेगी?
रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं है। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन घर में पैसे और ना थे और ग्वालन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी और नाइन भी आएंगी। सबको सेवैयां चाहिए, किस किस से मुंह छुपाऊं। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो इसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले, हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़कर निकल जाते आगे, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? शहर का सिरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता 4 दीवारी बनी हुई है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत सारे दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी। और क्या, नहीं तो क्या अब तक पढ़ते होते। वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है, बैट, तो उसे घुमाते ही लड़क जाए। हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही ना सके, हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकती। काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती है। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी। अब तुम दोनों तो उनसे पीछे रह गए थे। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, चांदी के रुपए। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब, आप है किस ख्याल में? हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाए। जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। और क्या,
एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब जाकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों वो आसपास के मौजों के महाजन है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस कवायद करते हैं। राइट लेफ्ट फम फू। यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं, जब भी तो उन्हें सारी खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं चोरी करो, और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही है, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर घर बेचते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू इतने रुपए? वैसे आप चाहे तो एक दिन में लाखों बार लाएं। बेटा, अल्लाह देता है, हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं। लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारा माल मता जल गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए। अल्लाह कसम, फिर न जाने कहां से कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे, एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए। कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। किसानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसरो सामानी से बेहिस, अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर और शाकिर चली जाती थी। इस चीज की तरफ ताकते रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर न होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमात शुरू हो गई है। इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे खुदा जाने कहां तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे जाजम भी नहीं है। कई कतारें खड़ी हैं, जो आते जाते हैं पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा औहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। किसानों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुरएहतराम रोब अंगेज नजारा है, जिसकी हम आहंगी और वुसअत और तादाद दिलों पर एक वजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया अखवत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए। नमाज खत्म हो गई है, लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं, जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए। हमारे किसानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर हल्ला बोल दिया। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम महसूस नहीं है। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी मंजों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, और समी और आजर घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग उतने ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है। मेरे पास 3 ही तो पैसे हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए मैं अपने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं,
इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं? गरीबी ने उसे जरूरत से ज्यादा हिस्सास बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं, खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है और भिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह, कितने खूबसूरत, बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाते हैं, खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मशक का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मशक से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासबत है, कितनी आलिमाना सूरत है, क्या चुग्गा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फुजूल है, कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर मैं क्या करूंगा? ये किस काम के हैं? मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। पिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है, तरह तरह की जरूरी चीजें एक चादर पर बिछी हुई हैं। गेंद, सीटियां, बिगुल, भौरे, रबड़ के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चूचू करता है, और समी एक खंजरी, इसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका दोस्त कोई चीज खरीद लेता है तो वो बड़े शौक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने के लिए लपकता है। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताजा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई निगाहों से सबकी तरफ देख रहा है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फैयाज तबा ना था, फिर भी उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियां अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, अब जरूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? 3 ही पैसे तो है, क्या क्या लोगे? तुम इनसे मत बोलो। हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में तो उसकी बुराइयां लिखी हैं। लेकिन जी मैं कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? इसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं, कुछ गिलट और मुलम्मे के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान ना था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। 10 पना रखे हुए थे, वो 10 पना खरीद लेगा।
माँ के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो 10 पना ले जाकर अम्मा को दे दे तो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा देरी तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने फायदे की चीज है ना? रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। मगर अम्मा को फुर्सत कहाँ है कि बाजार आए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ चला लेती है। उसके साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची है। सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धोला। अब अगर यहाँ मौसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप ही मुंह सड़ेगा, थोड़ी फूसियाँ निकलेंगी। आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी। सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। इन लोगों के खिलौने पर कोई उन्हें दुआएं न देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं है, जभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेले, मिठाइयाँ खाएं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे ही। फिर उन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चढ़ा चढ़ा कर खाने लगी। चिमटा देखकर सबके सब हंसेंगे। अहमद तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, हाँ, ये चिमटा बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों ला कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं? क्या पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया। कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। मगर दुकानदार ने घुड़कियां ना दी। 10 पना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने 10 पना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये चिमटा लाया है अहमक, इससे क्या करोगे? हामिद ने 10 पना को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया, फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं। एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, इसका बाल बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। अच्छा सुनो, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में तू। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे।
घर पहुंचने की जल्दी थी। अब 10 पना नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक यानी ग्रुप हो गए। महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद अकेला तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी जीत देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। बहस शुरू हुई। आज हामिद की जबान बड़ी सफाई से चल रही है। तीनों दोस्तों का गठजोड़ उसकी जोरदार दलीलों से परेशान हो रहा है। तीनों के पास तादाद की ताकत है। हामिद के पास हक यानी सच्चाई और इखलाक है। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीजें, दूसरी जानिब अकेला लोहा, जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो रुए तन है, सफ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के अवसान खता हो जाए। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए। चुगले में मुंह छुपाकर लेट जाए। मगर बहादुर ये रुस्तम हिंद लपक कर उसकी गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन का जोर लगाकर कहा, लेकिन तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। ये भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो तुम्हारा भिश्ती दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कुंडे भर लो। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का बचाव इतना आसान न था। उसने जरा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? ये सिपाही, बंदूक वाला। ये बेचारे इस रुस्तुम हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जला करेगा। आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं। सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। बेशक बेशक बड़े मार्के की बात कही, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी। बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। तीनों के पास अभी गेंद, सीटी और रबड़ रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुज़दिलों को कौन पूछता है। 10 पना रुस्तम हिंद है, इसमें किसी को चूं चरा की गुंजाइश नहीं। फातेह यानी जीतने वाले को मफ्तूहों यानी हारने वालों से वकार और खुशामद का खिराज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा। सबने 3 आने खर्च की और कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2-1 दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का 10 पना तो फातेह रहेगा हमेशा। सुलह की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा भिश्ती देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। वो फैयाज तबा फातेह है। 10 पना बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं। मगर इन खिलौनों के लिए इन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान 10 पना को देखकर होंगी। उसे अपने तर्ज अमल पर मुतलक पछतावा नहीं है। फिर अब 10 पना तो है और सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियां ली। उसमें हामिद को भी खराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा।
मोहसिन और समी ने एक एक पैसे के फालसे लिए। हामिद को खिराज मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाली आ गई, मेले वाली आ गई। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और आलम जावेदानी को सिधारे। इस बार भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और रसीद किए। मियाँ नूरी के वकील साहब का हशर तो इससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर लाल रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो वह मंजिला कालीन के था। वकील साहब आलम बाला पे जलवा अफरोज हुए। यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनियाए फानी में आ रहे और उनकी मुजस्समा खाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार ना जाकर किसी के काम आ जाए। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और जीरो भस्ती है। अपने पैरों पर चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से थोने वाले दागते लो पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ। मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े। अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे। एक टांग टूट गई। वह कोई हर्ष नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं। ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जो ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। ऑपरेशन नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो ना वो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वो गोशे में बैठकर टट्टी की आड़ में शिकार खेलेगा। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये चिमटा कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है अम्मा, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई ना कुछ खाया ना पिया। लाया क्या? ये चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली? हामिद ने खतावाराना अंदाज से कहा। अम्मा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया। और शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेजबान शफकत थी, दर्दे इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्सकुशी है, कितनी जांसोजी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, इसका दिल कितना ललचाता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहां भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता, और ना शायद हमारे बाज सुनने वाले ही समझ सकें। ये थी कहानी ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक कहानियों में से एक। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहता हूं जो उनके अफसाने
फिरदौस ख्याल से है। उसमें कहते हैं ये अजीब बात है, नेकी में जितनी नफरत होती है बदी में उतनी ही रग़बत। आलिम आलिम को देखकर, साधु साधु को देखकर और शायर शायर को देखकर जलता है, एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता। मगर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर हमदर्दी जताता है, मदद करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बजाय 2 ठोकर और लगाएंगे कि वो फिर कभी उठ ही ना सके। मगर एक चोर पर आफत आते देखकर दूसरा चोर उसकी आड़ ले लेता है। बदी के साथ नफरत करते हैं, इसलिए बदों में आपसी मोहब्बत होती है। नेकी की सारी दुनिया तारीफ करती है, इसलिए नेकों में एक दूसरे की मुखालफत होती है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? नफरत। आलिम की तौहीन करके आलिम क्या पाएगा? नेकनामी। अगला अफसाना जो आप सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है बड़े भाई साहब। ये अफसाना मैं पूरे वसूख, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि एक बैनुल अक़वामी, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल की कहानी है। ये अफसाना पहली बार हिंदी में हंस बनारस के 1934 के अंक में प्रकाशित हुआ। उर्दू में ये 1936 में अफसानवी मजमूए ज़ादे राह में शाये हुआ। यानी अफसाना पहले हिंदी में लिखा गया और बाद में इसका उर्दू रूपांतर मुंशी जी ने किया जो 1936 में छपा। इस अफसाने को सुनाने के लिए आ रहे हैं जनाब नसीरुद्दीन शाह और जनाब विवान शाह। तो जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब और विवान शाह साहब सुना रहे हैं आपको मुंशी प्रेमचंद का अफसाना बड़े भाई साहब। नमस्कार। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, मगर केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, मगर तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अरे बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान पायदार कैसे बने? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता ऐसी में थी कि उनके हुक्म को मैं कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे और कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर कुत्तों, चिड़ियों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते हैं जिसमें ना कोई अर्थ हो और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, भाइयों भाइयों, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। नहीं? उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बड़ी चेष्टा की मगर ये पहेली मेरी समझ में नहीं है और उनसे पूछने का साहस भी न था। अरे वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अच्छा, अभी मेरा जी ना पढ़ने में बिल्कुल भी ना लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल मैदान में आ जाता था और कभी कंकरिया उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाकर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। मगर कमरे में लौटते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल ये होता था, कहाँ थे?
हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। नहीं, मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार। और भाई साहब के पास इसके सिवा और भाई साहब के पास इसके सिवा स्नेह और रोष से मिले शब्द और भाई साहब के सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों के साथ मेरा सत्कार। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। हाँ, कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, बस कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी सही अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हैं। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो हैं? इस पर भी अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तुम्हारी इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे कभी तुमने देखने जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या? अपराध तो मैंने किया, अब लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। अरे इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचता कि क्यों ना घर चला जाऊं। अरे जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटों के बाद निराशा के बादल छट जाते थे और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। अरे बिना पहले कोई नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए हुए काम कैसे शुरू करूं? अच्छा, अभी टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना 6 बजे, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 10 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे से स्कूल से वापस होकर आध घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आध घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की तरह उछल कूद, कबड्डी की वो दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, आंख बोर्ड, पुस्तकें किसी की भी याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती हुई मालूम पड़ती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। अच्छा, अभी सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आ गया।
मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया था। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथ लो। कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे तो देखिए मजे से खेलते भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे दिल्ली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का ही विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने आप ऊपर थोड़ा सा अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है? अरे मैं तो खेलते कूदते दर्जे में प्रथम हूं। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर न रहा। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल पढ़ा है कि नहीं? उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? अरे महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य के विस्तार भी बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक देश अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता तक उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा तुमने। उसे क्या अभिमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रोम के बादशाह ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। अरे मगर आप तो मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे लल्ला तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उन बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हुए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के जमाने में हुआ ये याद रखना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, 25 विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग आ जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे द्वयम, स्वयं, चारुम, पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो खुदा की पनाह। अरे अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दो और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में फर्क क्या है, और व्यर्थ की बात के लिए काहे को छात्रों का खून करते हो?
दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फर्क है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही चाहते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है वही बच्चे लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। जी पूछिए, इससे प्रयोजन? अरे दुगना नहीं, चौगना हो जाए या आधा रहे मेरी बला से, लेकिन इम्तिहान पास करना है तो ये सारी खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखा? अरे जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रेंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? और अनर्थ तो ये कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर एक संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने लिखवाए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे। अरे उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लल्ला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पे पांव नहीं रखते हैं, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा, संसार का मुझसे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा था तो फेल होने पर शायद प्राणी ले लिए जाए। अरे भाई साहब ने अपने दर्जे की जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर डाला। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना सा ही कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे कुछ खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी तो आधी हो गई। अरे कहीं मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विद्धि की बात कौन टाले। अभी मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था।
मेरे मन में एक कुटिल सी भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। है, लेकिन मैंने इस कमीने विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वो शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास होते जाता हूं और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम किया। शायद अब वो खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगता। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान। और जो भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। मुझे अब कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया हो। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कंकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्म स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए हुए इसका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है। न मोटर कारें हैं, न गाड़ियां, न ट्रैम। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई तो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में ही क्यों ना आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D Lit और D Phil ही क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं पढ़े, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की पढ़ डालें, विद्या पढ़ डालें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा।
अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं इनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। देर न करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। मैं दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों, पहले खुद मरज पहचान कर उसका इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी सारी उम्र नेकनामी और इज्जत से गुजारी है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं हैं, और यहाँ के नहीं, एमए ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करती है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। हाँ, मैं जानता हूं मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको इसे कहने का हक है। भाई साहब ने मुझे गले लगा दिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी लल जाता है, लेकिन करूं क्या? अगर खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कंकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों की एक गोल पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इसके साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।